नमस्कार। साहित्यिकी के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हमारी परिचर्चा का विषय है सीमांत अंचल की संकटग्रस्त भाषाएं, और इस विशेष परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृतिकर्मी और साहित्यकार डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल और भाषाविद नारायण सिंह चौहान जी। डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल और नारायण सिंह चौहान जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत हटवाल जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे सबसे पहले ये जानने का मन है कि हमारे जिस सीमांत अंचल की हम बात कर रहे हैं, हिमालय की, यहाँ पर कितनी भाषाएं अभी आपको अस्तित्व में नज़र आती हैं, और उनमें से ऐसी कितनी भाषाएं हैं जो गंभीर संकट के दौर में है? अगर हम उत्तराखंड के सीमांत अंचल या जिलों की बात करें जी, तो चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं जी। और इन ज़िलों में जो भाषाएं हैं और जिनको आप संकटग्रस्त भाषा हम कह रहे हैं जी, इनमें प्रमुख रूप से जनपद चमोली में मारछा भाषा, पिथौरागढ़ में 3 भाषाएं वहाँ पर हम संकटग्रस्त श्रेणी में रख सकते हैं उसको जी, रंगलू, जोहारी और राजी। जी। और उत्तरकाशी में जो जाड़ भाषा है उसको हम संकटग्रस्त भाषा की श्रेणी में रख सकते हैं जी। इसके अलावा भी जो यूनेस्को ने अपना एक वर्ल्ड मैप जारी किया है उसमें उत्तराखंड की लगभग सभी भाषाओं को, सभी क्षेत्रीय भाषाओं को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा हुआ है। इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, बंगाणी, रंवाल्टी और थारू, बोक्सा, ये सारी भाषाएं संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। लेकिन इसकी भी अलग अलग श्रेणियाँ भाषाविदों ने बनाई है, जो जैसे एकदम जो बहुत संकटग्रस्त हैं, फिर उससे दूसरी श्रेणी है, तीसरी श्रेणी है, ये ऐसा श्रेणीबद्ध किया है जी। तो अब हम यहाँ पर जो अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणियों की भाषाओं को अगर देखें, इन 13-14 भाषाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के बीच में भी हम जो सर्वाधिक संकटग्रस्त हैं वो सीमांत अंचल की, जो अभी आप कह रहे थे जी, उन भाषाओं को हम रख सकते हैं। तो इसमें ये 4 भाषाएं, मारछा भाषा, जोहारी, रंगलू और जाड़ भाषा, इस और राजी भाषा, ये 5 भाषाओं को हम अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रख सकते हैं जी। और जैसा कि लोग विज्ञ हैं, ये मारछा भाषा जनपद चमोली के जो नीति माणा घाटी है वहाँ पर निवास करने वाले जो भोटिया जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती है। रंगलू और जोहारी भाषा धारचूला विकासखंड के जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है जी। और राजी जनजाति के द्वारा राजी भाषा बोली जाती है। और उत्तरकाशी में जो जाड़ भाषा है, ये जो वहाँ पे जाड़ जनजाति के लोग निवास करते हैं उनके द्वारा ये भाषा बोली जाती है। और वर्तमान में इनके बोलने वालों की संख्या बहुत कम है और काफ़ी इन पर बहुत अत्यधिक काम भी नहीं हो रहा है जिस तरह काम होना चाहिए भाषाओं को बचाने के लिए जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हटवाल, आपने जो 5-6 भाषाओं को गिनाया, मेरी स्मृति में चल रहा था कि इन भाषाओं से ये केवल भाषाएं मात्र नहीं हैं, इनके साथ एक बहुत शानदार और पुरानी सीमांत संस्कृति भी जुड़ी है, और एक दौर में ये बाकायदा ट्रेड और कॉमर्स की भाषाएं रही हैं, व्यापार की भाषाएं रही हैं। चौहान जी, क्या वजह है कि हमारी ये जो सीमांत भाषाएं हैं ये डेंजर जोन में आ गई हैं, संकट की श्रेणी में आ गई हैं, और आप तो लगातार उस सीमांत लोग से जुड़े रहे हैं, आपसे ये भी जानने का मन है कि क्या गाँवों में ये भाषाएं अभी प्रचलन में हैं, लोग आमतौर पर इनको बोल रहे हैं? सर्वप्रथम नौटियाल जी और हटवाल जी, मैं आप दोनों का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा
कि आज आपने एक ऐसे विषय को लेकर मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया जो हर पल हम जैसे लोगों के दिल में एक नस्तर की तरह चुभता है। क्या बात। कि भविष्य क्या होगा हमारी बोली का, क्या 100 साल बाद, क्या 150 साल बाद कोई बच पाएगा कि जो हमारी बोली में बात कर सके। खैर, अब मूल प्रश्न पे आता हूँ जी। सन 1962 से पहले जब चाइना इंडिया का युद्ध हुआ था, उससे पहले ये हमारी जो बोली है बहुत समृद्ध हुआ करती थी। अच्छा। मतलब काफ़ी समृद्ध थी। एक्चुअली ट्रेड भाषा है, हाँ, ये व्यावसायिक भाषा है। एक्चुअली क्या था कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तिब्बत व्यापार के समय एक ऐसे बोली का इजाद किया कि जो न तिब्बतियों की समझ में आ सके और न हमारे देश में गढ़वालियों और कुमाऊनियों की समझ में आ सके। क्या बात है। इस बोली का उन्होंने इजाद किया। तो 1962 के बाद पूर्णतः बंद हो गया तिब्बत व्यापार। तो हमारे जो लोग थे वो आजीविका के लिए भटकते रहे। मतलब भाषा पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और जब गांव में कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा तो भाषा कैसी बसी रहेगी। क्या बात है। कि लोग भटकते रहे आजीविका के लिए। कोई देहरादून आ गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई कोटद्वार चला गया। तो मैं समझता हूँ जो इसका संकटग्रस्त होने का जो रीजन है, जो कारण है, वही पलायन है। पलायन है। और आज के वर्तमान परिवेश में अगर आप देखोगे, अगर गांव में जाओगे तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी बोली में बात नहीं कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ कि जो हम लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, हम लोग अपने बच्चों से बात करने में से कतरा रहे हैं। हम लोग कतरा रहे हैं यार कि हमारे बच्चे कहीं लहजा चेंज ना हो जाए। इस तरीके की बात है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण। इसीलिए चौहान जी, क्योंकि आपका तो बिल्कुल वहाँ पर प्रैक्टिकल काम है जी। और आपकी बाकी कामों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा कि क्या गाँव में अभी भाषाएं बोली जा रही हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में वो मौजूद हैं और बाहर नहीं है। हटवाल जी, जिस तरफ अभी चौहान जी हमारा ध्यान खींच रहे थे और उनकी चिंता बिल्कुल लाजमी है कि क्या 150-100 साल बाद ये भाषाएं रहेंगी, कोई ऐसा मनुष्य रहे। अभी कुछ साल पहले हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारत की ही किसी भाषा को बोलने वाली एक अकेली बूढ़ी महिला थी और जब वो दिवंगत हो गई तो उसके साथ ही वो भाषा भी दिवंगत हो गई। ये स्थिति तो हमारी इन सीमांत भाषाओं के साथ नहीं आने वाली है। आप ये जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक खतरा है, इसको किस रूप में देखते हैं? ये जो भाषाओं का संकट है और 100-150 साल बाद जो अभी चौहान साहब ने कहा कि हमारी भाषा का क्या होगा, कोई रहेगा बोलने वाला, तो ये अगर आप पूरी दुनिया में हम जो भाषाओं की बात करते हैं, भाषा विज्ञानी, भाषा विशेषज्ञ, तो हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष एक ना एक कोई ना कोई भाषा समाप्त होती है प्रतिवर्ष। ये यूनेस्को का आंकड़ा है। बहुत दुर्भाग्य। इसी तरह पूरे भारत के स्तर पर भी ये चीज़ें हैं। छोटी भाषाएं पे सब जगह संकट है। यहाँ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसमें उदाहरण के लिए हम वही जो चौहान साहब ने कहा मारछा भाषा की बात करते हैं, उसके संकट की बात करते हैं। तो अगर वर्तमान स्थिति बनी रही, जो आज की तिथि में जो स्थितियां हैं, कोई संरक्षण के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, चेतना के स्तर पर कोई काम नहीं है, अगर ये सब बना रहा तो बहुत जल्दी ये भाषा विलुप्त हो जाएगी। अब इसको विलुप्ति से बचाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी? तो एक तो जैसे पलायन अभी आपने कहा कि एक कारण है, इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। इसमें एक जो प्रयास है ये है चेतना, भाषा, अपनी भाषा के प्रति चेतना का जागरण, सामाजिक प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा के लिए, मेरी भाषा बचाने के लिए दूसरा बहुत कुछ नहीं कर सकता है जब तक मैं खुद सामने ना आऊं। गढ़वाली को बचाने के लिए गढ़वाल के लोग और गढ़वाली बोलने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कारगर कार्य कर सकते हैं। इसी तरह जो मरछा भाषा है, इसको बचाने के लिए उस समाज को आगे आना होगा और एक चेतना जागृत करनी होगी। और असल में एक गलतफहमी जिसकी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, लोग ये भी कई बार सोचते हैं कि हम जब गढ़वाली भाषा या मारछा भाषा बचाने की या रंगपा या रंग भाषा बचाने की बात करते हैं
तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये भाषा पढ़ो और हिंदी मत पढ़ो या अंग्रेजी मत पढ़ो, जबकि ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं हिंदी अंग्रेजी के साथ आप विदेशी भाषाओं के साथ, फॉरेन लैंग्वेज के साथ, ये आपकी जो पैतृक संपत्ति है इसको भी ले जाओ, बहुत अच्छी बात, इसको भी बचाओ। संपत्ति के मामले में तो हम ले जाते हैं अपने पौराणिक चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, लेकिन जहाँ भाषा की बात होती है तो हम सोचते हैं इसको यहीं छोड़ देंगे और जो नई भाषा है उसको अपनाएंगे। तो एक समाज में इस तरह की चेतना जागृत करनी बहुत ज़रूरी है, और इंस्टीट्यूशनल और सामाजिक सांगठनिक स्तर पर भी इसके प्रयास किए जाने जरूरी है। जी हटवाल जी, ये आपने आपके इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई वो ये कि संस्थाएं, सरकारें तो बाद में प्रयास करती हैं, पहले उस समाज को कोशिश करनी होती है जिसकी कि वो भाषा है। और ये हम सभी के लिए बहुत सुखद सूचना है कि वो जो सीमांत अंचल है हमारा, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, 3 जिलों की आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वहाँ से कई लोग बहुत प्रभावशाली पदों पर भी काबिज हैं। वो व्यवस्थाओं को बनाने और उस पूरी प्रक्रिया से भी जुड़े रहते हैं। आश्चर्य होता है कि ये भाषाएं फिर इतने डेंजर जोन में क्यों आ गई हैं। चौहान जी, ये इस सवाल पर हम आगे इसकी तहें खोलें, इससे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि उस लोक में हमारे पास कितना साहित्य मौजूद है। लोकगीत होंगे, लोकोक्तियाँ होंगी, मुहावरे होंगे, और उसका कोई लोकगीत जो बहुत चर्चित उस लोक में हो, उसको अगर यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए रिसाइट कर सकें तो हमको भी उस भाषा की तासीर से हमारा परिचय हो पाएगा। इस निवेदन के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो जो संकटग्रस्त भाषा है, मार्छा भाषा, जो आपकी मातृभाषा भी कह सकते हैं, तो उसका जी नौटियाल जी, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि एक टेढ़ भाषा रही है हमारी। तो जैसे कि आपको पता है कि जितने भी व्यवसायी होते हैं उनके पास समय कम रहता है, तो इस भाषा में इसलिए सीमित मात्रा में हमारे साहित्य हैं। अच्छा, जो भी रहे होंगे लिपिबद्ध तो है नहीं। हाँ, तो लोग सब भूल गए हैं। तो इसमें मैं एक क्रम में एक छोटा सा गीत मुझे याद आ रहा है, जरूर स्वागत। तो मैं उसको गुनगुना देता हूँ। एक्चुअली जब तिब्बत व्यापार बंद हो गया था तो उसके बाद संकट आ गया था आजीविका के लिए, तो उस समय एक गाना बनाया गया था। अच्छा, कि अब तिब्बत व्यापार तो बंद हो गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। कोई बंदा अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि माँ जी इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पिताजी से पूछ रहा अब कहाँ जाएंगे हम लोग। तो उसी पर डिपेंड एक गाना है, 1962 के आसपास की गाना है। जी जी जरूर स्वागत। 1956 से ही लगभग बंद हो गया था तिब्बत व्यापार, 62 में तो लड़ाई हुई। अच्छा, 56 से ही वो बंद हो गया था व्यापार। अच्छा। ब्यंग दिबंग बंद हुई दिलो आमा खेलचिनी आपा गोगेनी। क्या बात। ब्यंग दिबंग बंद हुई दिलो आमा खेलचिनी ये आपा गोगेनी। ब्यंग दिबंग चतिका गंजारा आद्वाती इन काटा नीचा न्याक नीचा थिड़क नीचा कोठा जगे जे दिड़को लगे जे कोठा जगे जे दिड़को लगे जे घंट करण रुकी नीचे लो आमा खेल चिनी। बहुत सुंदर, आपा गोगेनी। इस तरीके बहुत सुंदर। जब आप चौहान जी इसको गा रहे थे तो ये लग रहा था कि पूरा हिमालय हमारे सामने साक्षात उपस्थित हो गया है। और कहीं ना कहीं हटवाल जी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भूगोल आपकी भाषा को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि पहाड़ों की जो भाषाएं हैं वो कहीं का भी पहाड़ हो, कमोबेश एक दूसरे से, खासकर जब आपका एक लय आ रही थी। तो हटवाल जी, ये जो अभी चौहान जी कह रहे थे कि लोक में साहित्य तो बिखरा है लेकिन लिपिबद्ध नहीं हुआ है, ये किस तरह का संकट है? और अगर वो लिपिबद्ध नहीं है तो वो तो खो जाएगा, क्योंकि नई पीढ़ी बोलेगी नहीं और किताबों में है नहीं। तो फिर इस संकट को आप कैसे देखते हैं और क्या समाधान है इसका? देखिए, भाषा जो हमारे पास रहती है, हमारे पास उपस्थित रहती है, वो 2 रूपों में होती है। जी।
एक तो मौखिक जो हम बातचीत में जिसका प्रयोग करते हैं, और दूसरा लिपिबद्ध लिखित साहित्य के रूप में। जो मौखिक साहित्य है, मौखिक भाषा है, उसमें हमारा लोक साहित्य उपलब्ध होता है और लोक साहित्य मौखिक रूप से होता है। आपने अभी जिक्र किया, जैसे उदाहरण के लिए हम मारछा भाषा के उदाहरण हैं, तो यद्यपि कम रहा होगा लोक साहित्य, लेकिन लोक साहित्य रहा इस भाषा में भी, और लेकिन उसके विलुप्त होने का कारण रहा कि वो एक तो लिपिबद्ध नहीं हो पाया, और दूसरे में जो दूसरी भाषा होती है, किसी भी लोक भाषा के नज़दीक जो दूसरी ताकतवर भाषा होती है, वो भाषा भाषी लोग उस भाषा के गीतों को अपनाने लगते हैं। बिल्कुल। जैसे मारछा भाषा के साथ भी ये हुआ कि नृत्य के गीत, संस्कार गीत, जो तमाम तरह के गीत जो है गढ़वाली भाषा के वहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। वैसे कुमाऊँ में भी है, जैसे रंगलू का जो समाज है या जो जोहारी भाषा का जो समाज है, उस समाज में कुमाऊनी भाषा के गीत प्रचलित होते हैं। वो गढ़वाल कुमाऊँ के साथ भी हुआ। जैसे एक ज़माने में गढ़वाली में या कुमाऊनी में ब्रज और अवधी के गीत होते थे। हम लोग कई बार होलियों वगैरह में आज भी वही गाते हैं, उन्हीं प्रभावों के गीत गाते हैं। तो ये इस तरह का तो पूरी भाषाओं के साथ होता रहता है। लेकिन अगर अभी आज जो गीत समाप्त हो गए उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज की तिथि में भी अगर जो उपलब्ध लोक साहित्य है, कुछ न कुछ गीत विद्यमान होते हैं। जैसे जो आराधना गीत होते हैं, पूजा के गीत होते हैं, देवताओं की पूजा के गीत, ये प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य होते हैं। तो इनको एक तो लिपिबद्ध करना बहुत ज़रूरी है, संग्रहित करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो लिखित साहित्य, उस भाषा में लिखित साहित्य को प्रोत्साहित करना भी बहुत आवश्यक है। इससे भाषाएं बचती है। लिखित भाषा आज हमारे पास कई भाषाएं सिर्फ बोली तो नहीं जाती हैं। अब संस्कृत का एक उदाहरण हमारे पास, वो लिखित साहित्य उसमें था तो जीवित है हमारे पास। ऐसी लोक भाषाओं को बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होना चाहिए कि उसमें उपलब्ध लोक साहित्य को संग्रहित करना, उनको लिपिबद्ध करना और उसमें लिखित साहित्य को अधिकाधिक प्रोत्साहित करना। और एक जो बातचीत, जो अभी पहले भी हम कह रहे थे कि नई पीढ़ी को उसमें बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना, और एक जो कुछ संस्थागत प्रयास भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे सरकारी स्तर पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर, स्कूल स्तर पर, छोटे छोटे जो विद्यालय हैं उनमें उनके लेवल पर जो है भाषाओं को बचाने के हम कुछ कार्यक्रम बना सकते हैं। जैसे जहाँ जिस जनपद में ये भाषा बोली जाती है, मारछा भाषा बोली जाती है, जिस जनपद में जाट भाषा बोली जाती है, उन जनपदों के स्कूलों में कम से कम प्रारंभिक स्तर पर इस भाषा को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, इस भाषा के माध्यम से शिक्षण किया जाए, शिक्षण में इन भाषाओं का उपयोग किया जाए। फिर यहाँ पर ये एक तरह का ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा होता है कि हम मातृभाषा शिक्षण एक बात है और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण दूसरी बात है। हम मातृभाषा के माध्यम से भी अगर शिक्षण की बात करते हैं तब भी भाषा बचती है। और दूसरा, इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि शिक्षण में उस स्थानीय भाषा या उस मातृभाषा का उपयोग करना। जैसे उदाहरण के लिए चमोली में किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं और उनके उस गणित की पढ़ाई में अगर हम 2-4 मारछा भाषा का उपयोग कर रहे हैं, या हिंदी की पढ़ाई में, या अंग्रेजी की पढ़ाई में, भूगोल की पढ़ाई में, वनस्पति की पढ़ाई में, सामाजिक विज्ञान जो EVS है उसकी पढ़ाई में अगर हम मारछा भाषा का भी उपयोग करें तो बच्चे और बेहतर तरीके से अपने परिवेश के माध्यम से सीखेंगे। क्योंकि हमारा आसपास उस स्थानीय भाषा के माध्यम से जीवित रहता है। हमारी संस्कृति भाषा के माध्यम से जीवित रहती है, हमारी परंपराएं भाषा के माध्यम से जीवित रहती है। तो ये हटवाल जी, जब आप ये पूरा आपका ये बातचीत आ रही थी तब मेरे मन में चल रहा था कि ये जिस तरफ आप संकेत कर रहे हैं कि स्थानीय भाषा के जरिए उस अंचल के बच्चों को पढ़ाने का, ये नई शिक्षा नीति में बहुत इसकी बड़ी शानदार अनुशंसा की है। और आप देखते हैं कि प्रायोगिक स्तर पर वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा। पर बहरहाल नई शिक्षा नीति इस पर ठीक ठाक जोर देती है। और उम्मीद ये है कि अगर वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन आया है तो कुछ न कुछ उसका प्रभाव हमको ज़मीन पर भी दिखाई देगा। चौहान जी,
आप तो मारछा भाषा और हमारी दूसरी सीमांत भाषाएं हैं, इनको लेकर आप तो एक तरह से एक्टिविस्ट भी हैं, लगातार उस पर रचते भी रहे हैं, अपने लोगों को प्रेरित भी करते रहे हैं। कैसी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को कहीं आपके शब्दों में अगर आप व्यक्त करें तो हम भी समझें कि दरअसल समस्या है कहाँ और कितनी बड़ी समस्या है। नौटियाल साहब जी, बोली को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती जो मैं समझता हूँ कि लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों के साथ अपनी बोली में बात नहीं करते हैं। कारण क्या? हम समझते हैं कि यार इसकी जो है लहजा चेंज हो जाएगा। अगर इंग्लिश में बात करेगा इसका लहजा वही आएगा जो हमारी बोली है, हिंदी में बात करेगा तो वही लहजा आएगा। जबकि आजकल का जो जनरेशन है बहुत एडवांस है। बिल्कुल है, वो बिल्कुल समझता है, आज का जनरेशन समझता है कि मुझे इंग्लिश में अगर बात करनी है तो मैं किस टोन में बात करूँगा, हिंदी में बात करना तो किस लहजे में बात करूँगा, वो सब समझती है। सबसे पहले हमारी अपनी मानसिकता को हमें चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, सही। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, हम लोगों को अपने गांव में मेलों का आयोजन करना पड़ेगा बृहद स्तर पर, कि ताकि लोग जो बाहर रह रहे हैं छुट्टियों में अपने गांव में आएँ और अपनी बोली अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, तो तभी बचने के आसार लगते हैं जी। और जो भी मेले होते हैं उनको देवी देवताओं से हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी कभी किसी की पूजा होती है, विशेष क्षेत्रपाल की पूजा होती है, तो उसमें मेले का आयोजन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पहाड़ में क्या है, जितनी भी संस्कृति हमारी परंपराएं हैं सब देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। हाँ, मेलों से जुड़े, मेलों से जुड़े हैं। तो उन मेलों को हमें बृहद स्तर पे करना पड़ेगा, तभी कुछ आसार लगते हैं। और मेले भी संकटग्रस्त हैं। बिल्कुल, मेले भी संकट। बहुत सारे मेले धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि उनका आयोजन हो नहीं रहा है या छोटे स्तर पर हो रहा है। जी बिल्कुल जी। इस पर मैं कहीं यूट्यूब में या कहीं सुन रहा था कि आपकी एक कविता सर, हाँ थी। इसमें एक्चुअली कविता बनाया था मैंने जी, कि एक्चुअली जो आजकल के जो बच्चे हैं वो आदमी को देख के छुप रहे हैं। आदमी को देने की यानी कि जो अपनी बोली में बात करता है उससे छुप रहे हैं। क्या बात। तो उसमें कविता का यही है कि आजकल के जो बच्चे हैं अपने आदमियों को देख के छुप रहे हैं जी। और हम लोग उनको कह के थक गए हैं कि अपनी बोली को बचा के रखो, अदरवाइज वो जो है खो रहा है। हाँ, विलुप्त है। और हम इस बोली को हम किस प्रकार से जीवित रखें, कैसे पालें इसको, सबसे पहले हम इसको इस बोली को अच्छी तरह हमको समझना पड़ेगा पालने से पहले। पालने के बाद हम बाद में सोचेंगे, पहले हम सोचेंगे इसको अच्छी तरह समझें। तो वो कविता का यही जी। वो है। जरा हल्का सा मैं आपको सुना। जरूर इस बहाने स्वागत है। पहली बार मैं तो कम से कम मारछा कविता सुन रहा हूँ। जरूर। थंची सेरू मेरु कनन, थंची सेरू मेरु कनन मन के तेंज क्यासना, थंची सेरू मेरु कनन मन के तेंज क्यासना, इन लुएलवे थोक दिन, इन लुएलवे थोक दिन इस्त बोली चुमिस्तान नतर दे नट्यासना, इन लुएलवे थोक दिन इस्त बोली चुमिस्तान नतर दे नट्यासना। खिमले धैरु सोबंगिया, कैसे उसको पालना है। अच्छा। खिमले धैरु सोबंगिया पहला अच्छी गोबंगिया, मतलब उसको पहले समझना है, अच्छी तरह समझना है। गोचीनी गए खिमला बेद, मतलब आप लोग कैसे समझोगे। हाँ। गोचीनी गए खिमला बेद, रचपा गए तो मारती चंगदिया जिबड़ो पैर मत आसना। आप लोग कैसे समझोगे। आपने तो अपने कानों में तेल डाला हुआ है और उस बोली को अपनी जीभ में नहीं रखा जा रहा आप लोगों से। गोचीनी गए खिमला बेद, रचपा गए तो मारती चंगदिया जिबड़ो पैर मत आसना, और ही धैरु छोड़ता न जब, और ही धैरु छोड़ता न जब, भांक जणी सोदरु गए तंग तन तब ताचना, भांक जणी सोदरु गए तंग तन तब ताचना, इन लुएलवे थोक दिन इस्त बोली चुमिस्तान नतर दे नट्यासना, इस्त बोली चुमिस्तान नतर दे नट्यासना। क्या बात है। चौहान जी, अब मैंने वही कहा कि जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो ये लगता है कि जैसे नई दुनिया है, कोई अलग कोई अंतरिक्ष का हिस्सा है। लेकिन जब आप इस मारछा कविता को पढ़ रहे थे तो इसमें बहुत सारे शब्द एकदम सही नहीं, लेकिन गढ़वाली भाषी होने के नाते मैं भी समझ रहा था कि आप किस डायरेक्शन में इस बात को कह रहे हैं। तो इसका मतलब भाषाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से आबद्ध हैं। नोडल जी, मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा। जरूर। जब हमारे पूर्वजों ने इसको ईजाद किया ना, तो उसमें एक्चुअली आप देखोगे, आप ढंग से सुनोगे, इसमें तिब्बती, गढ़वाली, कुमाऊनी
तीनों भाषाओं के अधिकांश शब्द हैं इसमें। ये अगर बड़ी आप ढंग से सुनोगे तो इसमें आपको कई गढ़वाली शब्द साफ दिखाई देंगे। क्या, और ये बड़ी मौलिकता है कि चलिए गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी, अवधी, मैथिली वो शब्द आना, पर उसमें तिब्बती शब्दों का आना, ये इस भाषा का सबसे बड़ा ये जो भाषा विज्ञानी है ना जी, वो इस भाषा को एक अलग भाषा फैमिली का मानते हैं। अच्छा, मतलब ये जो मरछा भाषा है, मरछा भाषा, रंगलू भाषा, हाँ, इसको ये जो भाषा फैमिली है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये सब भारूपीय भाषा परिवार है। ये जो ये भाषा है जो अपनी राज्यों की भाषा, इसको आग्नेय भाषा परिवार की भाषा है। आग्नेय, हाँ, एक अच्छा, अलग भाषा परिवार। अच्छा। ये जो भाषा फैमिली है इसको तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भाषा मानते हैं, एक अलग भाषाई फैमिली है ये। अच्छा, तो ये एक हमारे यहाँ की एक भाषाई विविधता की एक खूबसूरत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जी, इतना हमारे यहाँ जो है भाषाई वैविध्य है जी जी। उत्तराखंड में। चौहान जी, ये जो आपने आपकी बातचीत में एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आया जिस पर वो लोकगीत भी है, मैं देख रहा हूँ कि लोग पूछ रहे हैं कि अब व्यापार तो बंद हो गया, अब क्या होगा, कितनी बड़ी चिंता उस दौर में रही होगी, और वो हटवाल जी स्वीकार करेंगे। मैं तो उस अंचल में घूमा हूँ, वहाँ बड़े समृद्ध लोग रहे हैं। जितनी समृद्धि हमारे सीमांत अंचलों में रही है व्यापार के कारण, उतना तो बाकी अंचल में रही भी नहीं। लेकिन जिस तरफ हटवाल जी चर्चा कर रहे हैं कि उसको एक अलग भाषा परिवार में रखा गया है, आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक वजह है कि वो मुख्य भाषाओं के साथ नहीं आ पाई सीमांत भाषाएं? क्या ऐसा है? नहीं, मुख्य भाषा में नहीं आने का मुझे जो कारण लगता है, एक्चुअली जो जनसंख्या है वो अभी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो अधिकतम 3 या 4 हज़ार लोग इसको बोलने वाले हैं, अधिकतम। मैं आपको गिना दूं कि नीति वैली, एक्चुअली जोशीमठ से हमारी 2 वैलियाँ हैं, एक माना वैली, एक नीति वैली। नीति वैली में सिर्फ 3-4 गांव हैं जहाँ की ये बोली बोली जाती है। नीति गांव हो गया, बाम्बा हो गया, गमसाली हो गया, और महर गांव है, और एक परसारी। अच्छा, सिर्फ 3-4 गांव ये हैं। अमाड़ा वैली में अगर आप आओगे, पिनौला हो गया, औत बीनकोली हो गया, और माणा, अच्छा, ये 3 गांव, सिर्फ यहीं तक सीमित है ये बोली। अच्छा, इसलिए अगर बोलने वाले कम हैं तो इसलिए वो जुड़ नहीं पाए। कितने हैं लगभग संख्या में मारछा भाषा बोलने वाले? 3-4 हज़ार होंगे अभी। ये संकटग्रस्त स्थिति, बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। ये स्थिति खराब है। हटवाल जी, एक, क्योंकि आप तो तमाम, बहुत संक्षेप में मैं आपका जवाब चाहूँगा, क्या प्रायोगिक हमको पहल करनी चाहिए कि ये भाषाएं, क्योंकि सवाल भाषा का नहीं है, सवाल उस समृद्ध संस्कृति का है, और जिसने 2 देशों 3 देशों को एक साथ जोड़ कर रखा है इतने वर्षों तक, वो भाषा आपके अंचल से गायब हो रही, तो ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? वही सबसे पहला कदम तो सामाजिक चेतना है। उस भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं उनके बीच भाषा को बचाने के प्रति एक चेतना पैदा होनी चाहिए। एक तरह की जैसे सांस्कृतिक चेतना है ना। अब यह एक चीज़ और आपने भी महसूस की होगी कि जो चमोली के जो जनजाति के लोग हैं या धारचूला के हैं, जोहार, और तो वहाँ सांस्कृतिक रूप से चेतना तो बहुत अच्छी है। ये मतलब एक अपने संस्कृति के प्रति एक जो प्रेम है वो अच्छा है। इसी तरह भाषा के प्रति भी होना चाहिए। मतलब हमको ये समझना चाहिए कि जो संस्कृति जो जीवित होती है, जो हमारे जो उस अंचल का जो विशिष्ट ज्ञान होता है वो भाषा के माध्यम से ही जीवित होती है ना। विशिष्ट ज्ञान भाषा के माध्यम से होता है। हमारी बहुत सारी चीज़ें, चिकित्सा पद्धतियाँ, खान पान की चीज़ें, कृषि है, व्यापार का जो पूरी व्यापार का जो इतिहास है वो सब उसी भाषा में संरक्षित है। वो एक तो सामाजिक स्तर पर होना चाहिए। दूसरा जो मैं कह रहा था, इंस्टीट्यूशनल प्रयास भी किए जाने चाहिए। इसका प्रेशर भी उसी समाज के क्षेत्रीय लोग रखें, विद्यालयों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा, भाषा संस्थान के द्वारा, सरकार के द्वारा, ये सब उस क्षेत्र के लोगों का। जी, हटवाल जी और चौहान जी, ये अपने आप में इतना गंभीर विषय है कि इस पर छोटी अवधि में बातचीत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाषाएं उनके साथ जुड़ी हुई पूरी एक समृद्ध संस्कृति, और उसके बाद उनकी ये, जैसे अभी चौहान जी कह रहे थे कि 3-4 हज़ार लोग बोलने वाले हैं, तो वो भी पुरानी पीढ़ी होगी, नई पीढ़ी तो है नहीं। तो इन सारे संकटों पे
चर्चा करने के लिए हमको, मुझे लगता है कि लगातार ये बातचीत का क्रम जारी रखना पड़ेगा। बहरहाल एक शुरुआत हुई है बहस की, परिचर्चा की, और उम्मीद है कि इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल और चौहान जी, आप दोनों साहित्यिकी के इस मंच पे आए और आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। इस बातचीत के लिए आप दोनों का आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।